लोकल इन्वेशन। लोकल इन्वेशन में क्या होता है, सबसे पहला मोस्ट रिलायबल फीचर कौन सा था, रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बाद कौन सा है, तो ये लोकल इन्वेंशन। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मलिग्नेंट और बेनाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। जो बेनाइन है वो स्लो ग्रोइंग है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, कोहेंसिव है, इसमें एक्सपेंसिबल मासेज होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं होते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें इन्वेशन प्रॉपर्टी होती है, इनफिल्ट्रेशन होता है, ये अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग टिश्यू को भी डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। मेटाप्लासिया ये मोस्ट रिलायबल पर्सन है। अगर कोई पूछे मोस्ट रिलायबल फीचर कौन सा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, तो वो हो जाएगा हमारा मेटास्टेटिस। ये मोस्ट रिलायबल फीचर होता है। लोकल इन्वेशन था, क्या था, ये सेकंड मोस्ट रिलायबल फीचर था डिफ्रेंशिएट करने में बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को। लेकिन मेटास्टेटिस का मोस्ट रिलायबल फीचर्स कौन सा होता है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का मेटास्टेटिस होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल को पेनिट्रेट कर सकता है। सिर्फ ब्लड वेसल को ही नहीं, लिम्फेटिक को और बॉडी कैविटी को। चलिए इधर साइड में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। यूजुअली 10 पे पावर कितना है, 10 पे पावर 9 जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्लिनिकली डिटेक्टेबल ट्यूमर। ऑलमोस्ट ऑल कैंसर जो होता है वो मेटास्टैटिक होता है, एक्सेप्ट ग्लियोमा, मैलिग्नेंसी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रोडेंट कैंसर जो बेसल सेल कार्सिनोमा है स्किन का। ठीक है, मतलब कह रहा है ऑल जो मेटास्टैटिक कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है, वो क्या होता है, उसमें मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकता है, सिर्फ ग्लियोमा और बेसल सेल कैंसर को छोड़ के। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे करता है। तभी बताए थे, या तो ये डायरेक्ट सीडिंग होगा बॉडी कैविटी के थ्रू या सरफेस के थ्रू, या फिर ये लिम्फेटिक स्प्रेड के द्वारा होगा, या फिर हेमेटोजिनस स्प्रेड के द्वारा होगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट सीडलिंग हो रहा है तो इसमें क्या होगा, तो पेरिटोनियल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ओवेरियन कैंसर। अगर सरफेस या सरफेस होगा एब्डोमिनल फिशर का, तो इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग अपेंडिकल कैंसर होगा, जैसे कि जिसके कारण कि सीडोमैक्सोमा पेरिटोनी होता है। ठीक है, लिम्फेटिक स्प्लेड में मेनली यूजुअल होता है ये कार्सिनोमस का। इसमें पैटर्न कैसा होता है, तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें मेनली जो सबसे पहला लिम्फ नोड है जो इन्वॉल्व हुआ था वो है सेंटिनेल लिम्फ नोड। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं जो मैंने जिसमें स्प्रेड होता है लिम्फेटिक के द्वारा, तो मिलेनोमा, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर। हेमेटोजिनस स्प्रेड, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली सार्कोमा आते हैं, याद रखिएगा। लिम्फेटिक में कार्सिनोमा आते हैं और हेमेटोजिनस में सार्कोमा आएंगे। इसमें थिनर वॉल जो होता है ना वेन का, उसमें ये मेनली इन्वेशन करता है, ज़्यादा वेन में करता है एज कंपेरिजन टू ऑल थ्री। लीवर और लंग मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं। ये जो हेमेटोजिनस के द्वारा जो स्प्रेड होता है उसमें लीवर और लंग। इन्वेशन जो होता है वेन में वो पार्टिकली प्रोमिनेंट होता है हेपेटोसेलुलर कैंसर के लिए और रीनल सेल कैंसर के लिए। ठीक है, ये जो सेंटिनल लिम्फ नोड है ना, ये यूजफुल होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, मैलिग्नेंट मेलानोमा और वुल्वल कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, इसमें मेनली ये स्प्रेड करके जा सकता है। अब ये जो प्रिकल्सर लेसन है ना, ये भी क्या होता है, इसमें भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाई रिस्क ऑफ कैंसर से ये भी एसोसिएटेड होता है। तो इसमें कौन कौन सा आएंगे, जो प्रिकल्सर लेसन होगा विथ इन्फ्लामेशन, विदाउट इन्फ्लामेशन, बेनाइन ट्यूमर विथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो विथ इन्फ्लामेशन में बैरेट इसियोफेगस, ये क्यों होता है, तो क्रोनिक रिफ्लक्स डिजीज़ के कारण होता है। दूसरा स्क्वामस मेटाप्लेसिया, ये कहाँ पे होता है, ब्रोंकस में होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तीसरा क्लोनिक मेटाप्लेसिया, ये स्टोमक में होता है, क्यों, तो पर्नीशियस अनेमिया के कारण। विदाउट इन्फ्लामेशन में इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और लीकोप्लेकिया। लीकोप्लेकिया मेनली ओरल कैविटी, पेनिस या वुल्वा लीजन का।
बेनाइन मैलिग्नेंट विथ बेनाइन ट्यूमर विथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें कोलोनिक विलस एडिनोमा आ जाएगा। अब देखते हैं मोनोक्लोनलिटी ऑफ ट्यूमर। मोनोक्लोनलिटी ऑफ ट्यूमर होता क्या है? ये जो मोनोक्लोनलिटी है ना, ये मेनली कैंसरस सेल में ही देखा जाता है। मतलब जो कैंसरस सेल है वो सेल के सिंगल क्लोन से एराइज होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, ठीक है। वहीं जो नॉन कैंसरस सेल होते हैं या नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोफरेशन जो होता है वो बहुत सारे सेल से होता है, इसलिए उनको पॉलीक्लोनल नेचर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू कैंसरस है इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम। इसमें तीन चीज़ पढ़ना है, ऑटोजोमिनल डोमिनेंट, ऑटोजोमिनल रिसेसिव और फैमिलियर कैंसर। ऑटोजोमिनल डोमिनेंट के लिए आपको एक सिंपल सा क्यूट सा निमोनिक्स याद करना पड़ेगा। तो कौन सा है? तो बहुत राजा क्यूट और नाइस मैन है ना, वो हेरिडेटरी, मतलब उनके खून में ही है कि वो जो ऐसी लड़की को पसंद करते हैं जो फैमिली के साथ रहना चाहती है। तो वेरी रिच क्यूट एंड नाइस मैन हेरिडेटरी लाइक फैमिलियर फीमेल, ठीक है। ऑटोजोमिनल डोमिनेंट कैंसर सेल कहने का क्या मतलब है? जो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस उसमें सिंगल सेल का सिंगल जीन का म्यूटेशन होगा जो मेनली इंक्रीज करता है डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस सेल को, ठीक है। तो भेरी में कौन सा आ जाएगा? तो वॉन हिप्पल लिंडाओ, जिसके कारण मेनली रीनल सेल कैंसर देखने को मिलता है। आर से रेटिनोब्लास्टोमा, सी से कॉडेन सिंड्रोम जिसको पीतेन जिन के म्यूटेशन के कारण होता है। नाइस का एन, ये न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 टाइप 2 निवॉइड बेसल सेल कैंसर सिंड्रोम। मेन मिलानोमा, मेन मल्टीपल इंडोक्राइन न्यूप्लासिया 1 एंड 2। हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी नन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर लाइक एल का क्या हो जाएगा? ली फ्रोमेनी सिंड्रोम, LKB1 जीन इन पॉट्स जेगरहल सिंड्रोम। फैमिलियर एडिनोमेटस पोलिपोसिस फीमेल, तो ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल में होता है। फैमिलियर कैंसर में कौन कौन सा आता है? तो ओसा कैंसर जो मेनली हाई फ्रीक्वेंसी में होता है और बिना क्लियर डिफाइंड पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसमें पता नहीं है कि ये ट्रांसमिशन क्यों हो रहा है, बट ये फैमिलीज में ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसमें कौन सा आ जाएगा? कोलोन कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर। इसमें क्या पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कैंसर था तो आपको भी होने का खतरा रहेगा। ऑटोजोमल रिसेसिव कैंसर सिंड्रोम, ठीक है, ये क्यों होता है? तो ड्यू टू डिफेक्टिव DNA रिपेयरिंग के कारण होता है। इसमें आपको याद क्या रखना है? बिग फैक्ट्स। क्या? बिग फैक्ट्स। अब बिग फैक्ट्स का फुल फॉर्म बिग से बी से हो जाएगा ब्लूम सिंड्रोम। एफ से हो जाएगा फैनकोनी अनीमिया। ए से हो जाएगा टैक्सिया तेलेंजेक्टेसिया और एक्स से हो जाएगा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। मेनली अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें होती है साइड में, वो देख लेते हैं। जो हेरिडेटरी नन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में HNPCC कहते हैं, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है। ये होता क्यों है? ये डिफेक्टिव DNA रिपेयर के कारण होता है। और बाकी जो अदर कंडीशन है वो एसोसिएटेड होता है डिफेक्टिव DNA रिपेयर जीन आर ऑटोजोमल रिसेसिव। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी डिफेक्टिव रिपेयर जीन होते हैं और DNA में जो रिपेयर में डिफेक्टिव होता है वो रिसेसिव में आता है, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका क्या नाम है? तो हेरिडेटरी नन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर। ये डोमिनेंट में होते हुए भी इसका जो कारण है वो क्या है? तो डिफेक्टिव DNA रिपेयर। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाली बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, जो प्री कैंसरस कंडीशन होता है वो नन न्यूप्लास्टिक कंडीशन होता है, एसोसिएटेड होता है कैंसर से। मतलब प्री कैंसरस करने का क्या मतलब है? वो कैंसर में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसमें इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, क्रोनिक गैस्ट्रिटाइटिस, लिकोप्लेकिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस और सोरल कीटोसोसिस आते हैं। 7 फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलता है मेनली सेल फिजियोलॉजी में, ठीक है।
जो डिटरमाइन करता है कि ये मैलिग्नेंट फिनोटाइप है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल ड्यू टू ऑन्कोजीन एक्टिवेशन। ऑन्कोजीन एक्टिवेशन के कारण क्या होता है? सेल अपने अपने ग्रोथ करने लगता है। दूसरा, इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। अब क्या था पहले, जो नॉर्मल सेल है उसमें अगर मान लीजिए इंजरी हो गया, सेल डिवाइड हो गया, लेकिन जैसे ही वो हेल्दी सेल से टच होता था वो क्या होता था? ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल के द्वारा वो क्या हो जाता था? रोक दिया जाता था उसका डिवीजन। लेकिन अब वो क्या हो गया? इनसेंसिटिव हो गया। इवेशन ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब कि अब एपोप्टोसिस का रेजिस्टेंस आने प्रेजेंस हो गया। उसके बाद लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, डिवाइड कर रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेलोमेरेज एक्टिविटी होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सस्टेन एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल्स बने जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेगा? एक जगह से अपने तो होगा ही, एक जगह से दूसरे जगह भी जाएगा, मतलब कि मेटास्टैटिस इसमें देखने को मिलते हैं। जीनोमिक इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है? डीएनए रिपेयर भी डिफेक्टिव हो जाता है। इसके मेनली 8 हॉलमार्क इफेक्ट रहते हैं, जिसको हम कहते हैं बारबर्ग इफेक्ट या एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जो 8वां है हॉलमार्क इफेक्ट वो है क्या है? बारबर्ग इफेक्ट या एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या है? ये मेनली शिफ्टिंग ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बाय द कैंसर सेल फ्रॉम द इफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया टू ग्लाइकोलाइसिस। कह रहा है कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो कैंसर सेल के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो कहाँ से शिफ्ट किया जाता है? तो इफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया टू ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये इंक्रीज कर, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है, जो मेनली देखा जाता है पेट स्कैनिंग के द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं 18F फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज, जो क्या किया जाता है? मेनली एक्टिवली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल में देखा जाता है और इसके कारण डायग्नोसिस होता है। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पेट स्कैनिंग है वो उसमें क्या करना पड़ता है? तो हमें इंजेक्शन देना पड़ता है 18FDG को। ठीक है, ऐसा हमें पता चलता है। अब आते हैं सेल साइकिलिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। मेनली जब आप 11th-12th में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा सेल साइकिलिंग में 5 फेजेज होते हैं। G1 फेज, S2, G2 फेज, M फेज। G1 फेज अगर इस फेज में नहीं जाना चाहता है तो वो G0 फेज में जाके रुक सकता है। ठीक है, तो G1 फेज को हम कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि इस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस होता है डीएनए का। तो उसके पहले का जो प्रिपरेशन होता है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के पहले खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले हमें सब्जी काटना पड़ेगा, मसाले लाने पड़ेंगे, सब कुछ ला के एक जगह रखेंगे तभी तो आप खाना बनाइएगा ना। तो वो जो सारे चीज़ें करना है खाना गैस जलाने से पहले तक, वो क्या हो जाएगा? प्री सिंथेटिक फेज हो जाएगा। G1 खाना बना रहे हैं, ठीक है। G2 खाना बनने के बाद आप खाने जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट सिंथेटिक प्री माइटोटिक फेज। मान लीजिए कि अब क्या हो गया, हमने सारा सामग्री लाया और एकाएक पापा क्या किए कि बाहर से खाना ले आए, तो हम क्या करेंगे? खाना नहीं बनाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? G0 फेज में चला जाएगा, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। जो हमारा सेल है वो क्यूसेंट स्टेज में ही रह जाएगा, वो फिर फर्दर स्टिमुलेट नहीं होगा। और G2 को प्री माइटोटिक स्टेज भी क्यों कहते हैं? क्योंकि G2 के बाद क्या आता है? माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक के पहले का फेज तो प्री माइटोटिक फेज ही होगा। माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड करता है, नया सेल प्रोड्यूस करता है, ये डायरेक्टली री इंटर करता है नेक्स्ट साइकिल में फिर, या फिर पास हो जाता है नॉन प्रोफरेटिव G0 फेज में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप देख लेते हैं। जो हमारा एस फेज है ना, उसमें मेनली जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और एक बार अगर वो एस फेज में चला गया तो वापस फिर जाने का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इट इज़ ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द सेल साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं रेस्टिंग नॉन डिवाइडिंग सेल इन द G0 स्टेज
ऑफ द सेल साइकिल मस्ट इंटर G1 स्टेज फॉर रेप्लिकेशन। अब जो G0 में चला गया, क्या वो फर्दर रेप्लिकेशन नहीं होगा? नहीं, वो कभी भी रिप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है। ऑर्डरली जो प्रोग्रेशन होता है सेल का वेरियस फेजेज में, वो कंट्रोल किया जाता है साइक्लिन के द्वारा या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा या इनहिबिटर के द्वारा। ये जो स्टिमुलेशन होता है या G0 में जाता है, ये सब क्या पे डिपेंड करता है? साइक्लिन पे डिपेंड करता है या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पे डिपेंड करता है। जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ना, वो मेनली कब एक्सप्रेस होता है? तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल, बट इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। वहीं जब साइक्लिन बन जाता है तो ये सिंथेसिस होता है स्पेसिफिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल में, और उसके बाद वो क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है CDK को। ठीक है। तो साइक्लिन DEAB अपीयर होता है सेल साइकिल के प्रत्येक सीक्वेंस में, बाइंड करता है वन और मोर CDK को। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, M फेज है। इसमें क्या होगा, कौन सा है? तो इसमें मेरे साइक्लिन डी किसको एक्टिवेट किया? तो साइक्लिन E को, साइक्लिन A को, साइक्लिन A, यहाँ पर साइक्लिन B को। तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। DEAB ऐसे याद रखिएगा, DEAB। ठीक है, DEAB। अब ये जो G1 फेज है ना, उसमें साइक्लिन डी क्या करता है? बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है CDK4 का। तो ऐसे याद रखिएगा, ABCD, डी है 4th नंबर पे, तो किसको एक्टिवेट करेगा? CDK4 को एक्टिवेट करेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रिटिकल लोड करता है सेल साइकिल में। ठीक है, सेल साइकिल में कैसे? तो बाय फॉस्फोराइजेशन करके। फॉस्फोराइजेशन किसका करता है? तो रेटिनोब्लास्टोमा सस्पेक्टिबिलिटी प्रोटीन को। अब ये जो प्रोफारेशन होता है रेटिनोब्लास्टोमा का, वो एक मॉलिक्यूलर ऑन और ऑफ स्विच है सेल साइकिल। मेनली क्या होता है ना, जब हाइपोफॉस्फोफाइलेटेड स्टेज में होता है, ये जो आरबी प्रोटीन है, आरबी मतलब रेटिनोब्लास्टोमा सस्पेक्टिबिलिटी जो प्रोटीन है, वो मेनली प्रिवेंट करता है सेल को रेप्लिकेशन से। तो कैसे? तो वो एक टाइट इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F के साथ। ठीक है। अब क्या हो रहा है? फॉस्फोराइजेशन हो जा रहा है आरबी का, जिसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया था वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण E2F एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। और इसके एक्टिवेट हो जाने से जो मेन बैरियर था फॉस्फोराइजेशन ऑफ आरबी का, वो एलिमिनेट कर देता है मेन बैरियर को, जिसके कारण सेल में प्रोग्रेशन होता है और सेल रेप्लिकेट करता है। ये जो एक्टिवेटेड E2F है, इसी के कारण ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है और ये फिर प्रोग्रेस कर जाता है, जैसे कि G1 से S फेज में। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? तो साइक्लिन E, DNA पॉलीमरेज, थायमिडीन काइनेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस और बहुत सारे अदर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब चलिए एस फेज में आ गए। एस फेज में क्या था? तो देखिए एस फेज में था हमारा साइक्लिन E से CDK2 में। ठीक है। तो फर्दर प्रोग्रेशन हुआ इस फेज में, इनिशिएशन स्टार्ट हुआ DNA रेप्लिकेशन का। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिव कॉम्प्लेक्स किसके किसके बीच बनेगा? तो E और CDK2 के बीच में। नेक्स्ट डिसीजन ऑफ पॉइंट क्या था? यहाँ तक तो समझ गए। अब अगला है G2 फेज में। G2 फेज में पिक्चर के अनुसार क्या है? तो यहाँ पर ये A और ये CDK2। ठीक है। तो अब क्या होगा? G2M ट्रांजिशन में मेनली जो E2F मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन है वो अब साइक्लिन A पे चला जाएगा, जो फॉर्म करेगा साइक्लिन A CDK2 कॉम्प्लेक्स और रेगुलेट करेगा माइटोटिक प्रोफेज को। जो मेन मेडिएटर होता है ना, वो क्या करता है? सेल को प्रोपेल कर देता है। ठीक है। जिसके कारण प्रोटीन फॉस्फेटेज CDC25 एक्टिवेट हो जाता है। ये जो साइक्लिन B CDK1 एक्टिवेशन है, इसके कारण ब्रेकडाउन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, और जो इनिशिएट करता है माइटोसिस को। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स है ना CDKs, वो मेनली साइक्लिन A और B के साथ रेगुलेट करता है कुछ क्रिटिकल इवेंट को भी। कहाँ पर? तो G2 और M ट्रांजिशन के समय में।
ये डिक्रीज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्टेबिलिटी को, सेपरेट करता है सेंट्रोजोम्स को, क्रोमोजोम कंडेंसेशन को, एग्जिट हो जाता है माइटोसिस से, जिसके लिए क्या है इसको ज़रूरत पड़ता है तो इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन बी CDK1। अगर कोई पूछे मेन मेडिएटर कौन सा होता है, तो मेन मेडिएटर जो प्रोपेल करता है सेल बायोन प्रोपेज को, वो होता है साइक्लिन BDK1 कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे समझ में आ गया है। साइक्लिन डी CDK4 को एक्टिवेट करता है G1 फेज में, एस फेज में साइक्लिन ई CDK2 को, जी फेज में G2 फेज में 2 से 2 याद रखिएगा, ए साइक्लिन ए किसको करता है तो CDK2 को, और एम फेज में साइक्लिन बी किसको करता है CDK1 को। ठीक है, अब आते हैं सेल साइकिल इनहिबिटर। सेल साइकिल इनहिबिटर में क्या है, वो तो एक्टिवेट कौन कौन करता था, साइक्लिन और CDK। अब इसके एक्टिविटी को रोकता कौन है, द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज टाइटली रेगुलेटेड बाई इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं CDK इनहिबिटर। ठीक है, ये जो इनहिबिटर है उसके दो मेन क्लासेज होते हैं। एक क्लासेज का क्या नाम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, CIP या KIP फैमिली, और दूसरा होता है INK4 या ARF फैमिली। ठीक है, ये जो CIP या KIP फैमिली होता है ना, इसका 3 कंपोनेंट होता है, P21, P27 और P57, जो इनहेबिट किया जाता है किसके द्वारा, साइक्लिन डी या CDK4 के द्वारा। INK4 या ARF फैमिली होता है, इसमें मेनली 2 होते हैं, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो CIP या KIP फैमिली होता है इसका 3 कंपोनेंट होता है, P21, P27, P57, जो बाइंड करता है और इनएक्टिवेट करता है कॉम्प्लेक्सेस को, किसको तो साइक्लिन और CDK को। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, वो P21 में होता है, और किसके अंदर होता है तो P53 के कंट्रोल के अंदर होता है। तो देखिए, ठीक है, तो CIP या KIP फैमिली कैसे इनहेबिट करेगा, अपने ये 3 कंपोनेंट के द्वारा, P21, P27 और P57। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है तो सप्रेसर ट्यूमर P53 के द्वारा होता है, और ये इनहेबिट करता है साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 को। ठीक है, दूसरा जो फैमिली है उसको क्या नाम है, ह्यूमन INK4A ARF लोकस। ये क्या है तो ये एक इनहिबिटर ऑफ काइनेज 4 है, अल्टरनेटिव रीडिंग फ्रेम है। ये इनकोड करता है दो प्रोटीन को, P16 INK4A और P14 IRF। ये ब्लॉक करता है सेल साइकिल को और एक्ट करता है ट्यूमर सप्रेसर की तरह। ये जो P16 INK4A है ये इनहेबिट करता है CDK4 को, और जो P14 ARF है ये प्रिवेंट करता है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ P53 को। ठीक है, चलिए अब बताते हैं चेक पॉइंट का। पहले ये ग्राफ के रूप में बताते हैं। चेक पॉइंट मेनली कितने तरह का होता है, तो ये DNA सिंथेसिस चेक पॉइंट, सेल ग्रोथ चेक पॉइंट, माइटोसिस चेक पॉइंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। चेक पॉइंट क्या होता है, औसत सेल साइकिल जिसका अपना इंटरनल कंट्रोल हो उसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। ऐसे अगर देखें तो मेनली 2 तरह का चेक पॉइंट होता है, एक जो होता है G1 से S ट्रांजिशन होता है, और दूसरा G2 से M ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर वो वाला पढ़ेंगे। जो सेल ग्रोथ चेक पॉइंट होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, तत्वार्धा इन द ग्रोथ फेज 1, मतलब G1 में होता है। चेक पॉइंट कैसा होता है, वेदर द सेल इज बिग इनफ, या तो सेल बड़ा हो या सेल में प्रॉपर प्रोटीन हो सिंथेसिस फेज के लिए। ठीक है, ये चेक करता है। मतलब सेल ग्रोथ चेक पॉइंट क्या चेक करता है, तो ये चेक करता है कि जो प्रॉपर प्रोटीन का बना है कि नहीं है, ताकि वो सिंथेसिस फेज में जा सके। अगर नहीं बना है तो सेल क्या हो जाते हैं, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, जब तक कि वो रेडी टू डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, दूसरा DNA सिंथेसिस चेक पॉइंट, ये मेनली एस फेज में होता है। इसमें चेक क्या किया जाता है कि DNA रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं करेक्टली। उसके बाद अगर हो रहा है तो सेल कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं माइटोसिस फेज में।
ठीक है। माइटोसिस चेक पॉइंट क्या होता है, तो ये मेनली एम फेज में होता है। इसमें देखता है कि माइटोसिस कंप्लीट है कि नहीं है। अगर है तो सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं, साइकिल रिपीट कर रहा है कि नहीं, ये मेनली देखा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो चेक पॉइंट है वो कैसे होते हैं, तो इसको अब थोड़ा शॉर्ट ले आए। तो जो जीवन चेक पॉइंट था वो किस लिए था, तो वो था सेल साइज देखने के लिए। क्या क्या चेक करते हैं, सेल का साइज, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर और डीएनए डैमेज। ठीक है। G2 चेक पॉइंट में हम सेल साइज और डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में हम देखते हैं क्रोमोजोम अटैचमेंट टू स्पिंडल। तो इस तरह से चेक पॉइंट का काम होता है, सब अपना अपना वर्क देखता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर G1 से स्टार्ट करते हैं। G1 चेक पॉइंट किसके द्वारा होता है, P53, P21 और MD/M2 के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आते हैं एस फेज। एस फेज में किसके द्वारा होता है, तो मेनली ATR और CHK1 या ATM CHK2 के द्वारा होता है। G2 जो चेक पॉइंट है वो किसके द्वारा होता है, ATM CHK2 P53 टोपो 2 अल्फ़ा के कारण होता है। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट MD2 BUBR1 APC के द्वारा होता है। और जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है G0, ये साइक्लिन D1 CDK 4/6 RBE2F के द्वारा मेनली किया जाता है। जो एस फेज होता है ना, वो पॉइंट होता है जहाँ पर नो रिटर्न इन सेल साइकिल। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, G1 होता है, फिर G0, फिर S, फिर G2, फिर M। अगर एक बार ये G1 से कहाँ आ गया, एस फेज में आ गया, तो ये वापस G1 या G0 में नहीं जा सकता। वही कह रहा है, एस फेज क्या है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पर से ये सेल साइकिल रिटर्न नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फाइनल कमिटमेंट करना चाहिए रेप्लिकेट करने के पहले। इसलिए यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम G1H चेक पॉइंट कहते हैं, जो चेक करता है डीएनए के डैमेज को। अगर डीएनए का डैमेज होगा तो ये क्या करेगा, डीएनए रिपेयर मशीनरी और मैकेनिज्म यूज करेगा और उसको अरेस्ट कर देगा। ठीक है। ये अगर डिले हो गया, सेल साइकिल प्रोग्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, टाइम नीड होगा फॉर डीएनए रिपेयर। अगर डैमेज रिपेयर नहीं हुआ तो एपोप्टोटिक पाथवे एक्टिवेट होगा और वो किल कर देगा वायरस को। G1S चेक पॉइंट है जो प्रिवेंट करता है रेप्लिकेशन ऑफ सेल को, जो डीएनए में डिफेक्ट होता है ना, उसको सही करता है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, मान लीजिए कि किसी कारणवश रेप्लिकेशन फेज में भी डीएनए डैमेज रह गया, तब वो क्या होगा, क्या रिपेयर होगा या रिपेयर नहीं होगा, तो वो रिपेयर होगा। रिपेयर जब तक होगा जब तक क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट ना हो, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, तो G2M चेक पॉइंट। ठीक है। G2M चेक पॉइंट रिपेयर करेगा, कंप्लीशन करेगा डीएनए रेप्लिकेशन को और देखेगा कि वो सेफली सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं, उसमें माइटोसिस स्टार्ट हुआ है कि नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं कि नहीं। ये चेक पॉइंट मेनली इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल डैमेज बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्टिवेट द G2M चेक पॉइंट। अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण सेल डैमेज हो रहा है तो G2M चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है और ये अरेस्ट हो जाता है G2 में। डिफेक्ट जो होता है इस चेक पॉइंट में, इसके कारण क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। क्या कह रहा है, अगर प्रॉपरली फंक्शन करना है तो जो सेल साइकिल का चेक पॉइंट है उसको सेंसर चाहिए ताकि वो पता कर सके कि डीएनए डैमेज है कि नहीं है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है कि नहीं है और इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है। ये सब मेनली चाहिए। क्या क्या चाहिए, सेंसर डीएनए डैमेज के लिए, उसके बाद सिग्नल ट्रांसड्यूसर चाहिए और इफेक्टर मॉलिक्यूल चाहिए। जो सेंसर और जो ट्रांसड्यूसर होता है ना डीएनए डैमेज का, वो सिमिलर होता है G1S और G2M चेक पॉइंट में। चेक पॉइंट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, डिपेंड होता है सेल साइकिल स्टेज पे। जो G1S चेक पॉइंट होते हैं उसमें सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है मेनली
किसके थ्रू? तो P53 के थ्रू, जो इंड्यूस करता है सेल साइकिल इनहिबिटर को। सेल साइकिल इनहिबिटर कौन सा? तो P21। ये जो सेल साइकिल अरेस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? G2M चेक पॉइंट के द्वारा अरेस्ट होता है और इन्वॉल्व करता है बहुत P53 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। जो डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है वो साइक्लिन ए और CDK2 के द्वारा होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है वो वाया CDC25 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो P53 है ना वो लिंक करता है सेल डैमेज को और क्या करता है? लिंक करता है सेल डैमेज, जिसके कारण DNA रिपेयर होता है, सेल साइकिल अरेस्ट होते हैं, एपोप्टोसिस होता है। DNA डैमेज के रिस्पॉन्स में मेनली फॉस्फोराइजेशन देखने को मिलता है जीन में, जो सेंस करता है कि डैमेज कहाँ पे हुआ है और कौन सा पाथ में DNA रिपेयर इन्वॉल्व है। ठीक है। P53 असिस्ट करता है DNA रिपेयर में, जो मेनली कॉज होता है जीवन अरेस्ट के कारण और इंड्यूसिंग DNA रिपेयर जीन के कारण। अगर एक डैमेज सेल अगर रिपेयर नहीं हो पाया P53 के द्वारा तो वो अंदर ग्रोथ हो जाता है एपोप्टोसिस में। होमोजाइगस लॉस देखने को मिलता है P53, जिसके कारण DNA रिपेयर नहीं हो पाता है और जिसके कारण म्यूटेशन होता है और यही चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। उसका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल को कैसे रेगुलेट करते हैं? उससे पहले यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? प्रोटीन RAD और एटैक्सिया तेलेंजेक्सिया म्यूटेटेड फैमिली, ये क्या है? ये सेंसर की तरह काम करता है। कौन कौन? RAD और ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या है? एटैक्सिया तेलेंजेक्सिया म्यूटेशन। ठीक है। ये सेंसर की तरह काम करता है और ट्रांसड्यूसर की तरह कौन काम करता है? तो CHK काइनेज फैमिली। ठीक है। ये सब ऊपर पढ़ा दिए हैं। P53 क्या कहलाता है? जीनोम का गार्जियन कहलाता है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, इस पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइक्लिन प्रोटीन क्या होता है। ये साइक्लिन प्रोटीन जो होता है ना, यही एक्टिवेट करता है काइनेज प्रोटीन को सेल साइकिल के अंदर। ठीक है। तो साइक्लिन कितने तरह का होता है? साइक्लिन मेनली DEAB 4 तरह का होता है। ठीक है। ये किसको एक्टिवेट करता है? ये करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को, जिसको हम CDK कहते हैं। ये जो CDK है ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। इसके ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेशन और डिजनरेशन जितने भी सेल साइकिल में होते हैं ना, ये CDK ही करता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा साइक्लिन D है, साइक्लिन E है, साइक्लिन A है, साइक्लिन B है। ठीक है। तो साइक्लिन जैसे 4 होते हैं वैसे ही हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। 4 6 2 1। ठीक है। अब ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो साइक्लिन क्या करता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करता है। तो जो D है वो किसको एक्टिवेट करेगा? 4 और 6 को। E किसको एक्टिवेट करेगा? CDK2 को। उसके बाद A किसको एक्टिवेट करेगा? तो बोथ 1 और 2। ठीक है। साइक्लिन A एक्टिवेट करेगा CDK1 और CDK2 को और साइक्लिन B किसको एक्टिवेट करेगा? तो CDK1 को। तो इस तरह से ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन किसको एक्टिवेट करेगा। अब जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जो D है जो 4 और 6 को एक्टिवेट करता है, ये मेनली G1 फेज में होता है। ठीक है। उसके बाद जो E था जो 2 को एक्टिवेट कर रहा था, ये S फेज में है। फिर A जो था जो 1 और 2 दोनों को एक्टिवेट कर रहा था, ये S से G2 फेज में था। जो B साइक्लिन था जो एक्टिवेट कर रहा था 1 को, ये M फेज में होगा। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो M फेज है ना, इसमें आपको MPF माइटोसिस या मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसको हम CDK1 कहते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम समझे तो पहले क्या होगा? D, फिर E, फिर A और B, इस तरह से चलता है ये साइक्लिन। तो अब आते हैं फाइनली हमारा जो मेन रेगुलेशन है वो एक्सटर्नल सिग्नल होता है कुछ। कौन कौन से एक्सटर्नल सिग्नल होते हैं? तो जैसे कि MYC, RAS और अदर जीन।
अदर जीन में MAPK, ERK पाथवे, ये सब के द्वारा। ये सिंथेसिस करता है साइक्लिन डी को, ठीक है, डी साइक्लिन को सिंथेसिस करता है। और डी साइक्लिन अभी क्या बताए थे, डी साइक्लिन में मेनली होता है हमारा CDK4, ठीक है। कौन सा होता है, CDK4। अब ये CDK4 किसके मदद से, ये P16 INK4A और P21 के मदद से क्या करता है, फॉस्फराइजेशन करता है RB को, ठीक है। RB को फॉस्फराइजेशन कर देगा, क्योंकि ये जो हमारा साइक्लिन डी है ना, ये 2 फॉर्म में होता है, ठीक है। CDK4 जो इनएक्टिव होता है उसको ये क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है CDK4 और CDK6 में। अब ये एक्टिव फॉर्म जो होता है CDK का, वो जाके RB से अटैच हो जाता है, RB को फॉस्फराइज कर देता है, जिसके कारण जो हमारा E2F है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब E2F एक्टिवेट होगा तो ये साइक्लिन A को एक्टिवेट करेगा और साइक्लिन E को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिन A किसको करता है, तो साइक्लिन A एक्टिवेट करता है CDK2 को, और जो मेरी रेगुलेट करता है G2 को, ठीक है, G2 और M फेज को, जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही जो साइक्लिन E है वो एक्टिवेट करता है साइक्लिन E को, और वो एक्टिवेट करता है G1 से H के ट्रांजिशन को। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, प्रोफेज क्रोमैटिन, इसमें क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। मेटाफेज में क्रोमोजोम अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट पे। एनाफेज में क्रोमोजोम स्प्लिट करता है, टेलोजोम में कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक है। अब कार्की जीनो